हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक चिंतक पढ़ा रहा हूं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के इस क्रम में मैं यूनिट 4 से महात्मा गांधी से आपको अवगत करा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी के राज्य संबंधी अवधारणा से परिचित कराया था। महात्मा गांधी की राज्य संबंधी अवधारणा क्या है, राज्य के बारे में क्या करते हैं, उनका राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब बातों से मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अवगत कराया था। आज मैं आप लोगों को महात्मा गांधी के आर्थिक विचार, सामाजिक विचार, धार्मिक विचारों से अवगत कराऊंगा और इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी को समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू की तरफ ले चलूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो आइए चलते हैं महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की तरफ। महात्मा गांधी के आर्थिक विचार क्या हैं? महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को हम इन 4 शीर्षकों में अध्ययन करेंगे। पहला है औद्योगिकरण का विरोध, दूसरा है कुटीर उद्योग का समर्थन, तीसरा है प्रन्यास का सिद्धांत या इसको हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहते हैं, और चौथा है वर्ग सहयोग की भावना। इन 4 शीर्षकों में हम अध्ययन करेंगे कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचार क्या थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत की आर्थिक दशा, भारत की आर्थिक स्थिति काफी दुर्बल हो चुकी थी, दीनहीन हो चुकी थी, विकृत हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए थे। जहां भी कहीं प्राकृतिक संसाधन देखते थे वहां अंग्रेज उसको अपने अधीन कर लेते थे और उनकी आर्थिक नीतियां ऐसी थी कि भारतीय उद्योग धंधे जो थे वह धीरे धीरे चौपट हो गए थे, धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। तो ऐसे में महात्मा गांधी का पदार्पण जब 1915 में होता है तो वह 1915 से 1917 तक भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, भारतीय राजनीति का अध्ययन करते हैं, तब जाकर राजनीति में पदार्पण करते हैं। और जब राजनीति में वह पदार्पण करते हैं तो वह भारत की मूल समस्याओं का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं, हर क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि भारत हर क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्रों में भारत की स्थिति काफी दुर्बल हो चुकी थी और भारत की समूची जो व्यवस्था होती है, चाहे आर्थिक होती है, चाहे आर्थिक है, चाहे या राजनीतिक है, सामाजिक है, ये सारी व्यवस्था किसके अधीन थी? अंग्रेजों के अधीन थी। तो इसमें महात्मा गांधी समय समय पर आंदोलन चलाते हैं और आंदोलन के दौरान उनको जो समस्याएं दिखाई देती हैं, जो उनको कठिनाइयां दिखाई देती हैं, उन कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी अपने सुझाव भी देते हैं, अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं। तो जैसा कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, गरीबी व्याप्त हो गई थी, बेकारी व्याप्त हो गई थी, भूखमरी व्याप्त हो गई थी, निर्धनता व्याप्त हो गई थी, यानी कि भारत पूर्ण रूप से गरीब हो चुका था। क्योंकि भारत जो 16वीं सदी में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो अंग्रेज पूरे भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और इतना भारत का आर्थिक दोहन करते हैं कि भारत पूर्ण रूप से गरीब हो जाता है। जैसा कि 1700 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान है एक वर्नियर कहते हैं कि भारत एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें चारों तरफ से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आकर इकट्ठे होते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया, उपनिवेश बना लिया। भारत को क्या बना लिया? उन्होंने उपनिवेश बना लिया और इस तरह से भारत का सारा कच्चा माल ढो-ढो कर वह अपने देश ले जाते थे, वहां से तैयार करके भारत में ही लाते थे और ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो इस तरह से चूंकि उनके माल में, उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी होती थी, भारत के जो सामान होते थे वो उसमें क्वालिटी उतनी नहीं हो पाती थी, तो उनके सामान क्वालिटी होती थी तो बाजारों में बिक्री उनकी बढ़ती थी। और वहीं हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण क्रांति होती है। औद्योगिकरण की क्रांति होती है। जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की क्रांति होती है जो तो
जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की क्रांति होती है तो सबसे पहले इंग्लैंड में क्रांति होती है, उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में क्रांति होती है, यूरोप के पश्चात अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति होती है। यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका औद्योगिकरण होने लगता है, मशीनीकरण होने लगता है, मशीनों का युग आ जाता है। यानी कि पहले उत्पादन हस्त निर्मित होता था, हाथों से होता था, श्रम से होता था, लोग स्वयं अपने हाथों से करते थे। लेकिन जब मशीनें आ गई तो लोगों की आवश्यकता समाप्त होने लगी, मजदूरों की या श्रमिकों की आवश्यकता समाप्त होने लगी। और अब मशीनों के द्वारा जब उत्पादन होने लगा तो श्रमिकों की कम आवश्यकता होने लगी। तो इस तरह से दुनिया में बेरोजगारी भी बढ़ी, गरीबी भी बढ़ी, बेकारी भी बढ़ी। तो महात्मा गांधी औद्योगिकरण का विरोध करते हैं, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध करते हैं महात्मा गांधी कहते हैं कि जो औद्योगिकरण है या मशीनीकरण का युग है, यह नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए या इसको समाप्त किया जाना चाहिए या यह कम से कम होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि औद्योगिकरण कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जब औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण के साथ साथ मशीनीकरण होता है, क्योंकि पहले हस्त निर्मित होता था, अब मशीनों से होता है। तो मशीनों से जब होता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि इस औद्योगिकरण के युग ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया है। औद्योगिकरण के युग ने किसको जन्म दिया? साम्राज्यवाद को जन्म दिया है। साम्राज्यवाद, औद्योगिकरण के द्वारा ही साम्राज्यवाद अस्तित्व में आया और इसके अलावा उपनिवेशवाद अस्तित्व में आया, उपनिवेशवाद भी अस्तित्व में आया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि धन का केंद्रीकरण हुआ या धन का संचय पूंजीपतियों के हाथों में हुआ और शोषण व्यवस्था का जन्म हुआ, शोषण का जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि औद्योगिकरण से ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की क्रांति होती है तो धीरे धीरे विभिन्न जो देश होते हैं वह अपने माल को खपाने के लिए विभिन्न देशों के बाजारों की तलाश करने लगते हैं, और जब बाजारों की तलाश करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके बाजारों पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह से वहां के जो स्थानीय उद्योग धंधे होते हैं वह चौपट हो जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे वह उस देश पर कब्जा भी स्थापित कर लेते हैं, उसको उपनिवेश भी बना लेते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण के द्वारा बड़े बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने, मिल फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं। औद्योगिकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार के मिल कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। तो उस उद्योग धंधों का मशीनीकरण हो जाता है और उसमें जब मशीनीकरण हो जाता है तो उसमें जो पूंजीपति होते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो मिल मालिक होते हैं, वह कम से कम मजदूरों को अपने काम पर रखते हैं, क्योंकि एक मजदूर कई मशीन चला सकता है। इस तरह से मशीनों के द्वारा कार्य को आसान बना दिया गया, उत्पादन प्रक्रिया को आसान बना दिया गया, उत्पादन जल्दी होने लगा और अधिक होने लगा। मजदूरों की अपेक्षा मशीनों से उत्पादन और अधिक होने लगा और जल्दी होने लगा। तो मजदूरों की आवश्यकता या श्रमिकों की आवश्यकता समाप्त होने लगी। परंतु ऐसा नहीं है कि उद्योग धंधों को चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, कम संख्या में होती है। तो जो कार्य पहले 100 मजदूर करते थे, अब वह कार्य 10 मजदूर ही करने लगते हैं, 10 मजदूरों की ही उस कार्य के लिए आवश्यकता होने लगती है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि इस तरह से शोषण व्यवस्था का जन्म होता है। जो मिल फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो उद्योग धंधों के मालिक होते हैं, वह अधिक से अधिक काम लेते हैं, उनको कम से कम न्यूनतम देते हैं, कम से कम वेतन देते हैं, यानी कि वेतन इतना देते हैं कि वह अपना जीवन यापन कर सके, भरण पोषण केवल कर सके और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब औद्योगिकरण होता है तो औद्योगिकरण के द्वारा बेरोजगारी बढ़ती है। क्यों बेरोजगारी बढ़ती है? क्योंकि उद्योग धंधों को चलाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है, जैसा कि कंप्यूटर क्रांति भी होती है। तो उद्योग धंधों में जिस कार्य को 100 श्रमिक करते थे,
अब केवल 10 श्रमिकों की आवश्यकता होने लगती है। कंप्यूटर के माध्यम से एक ही आदमी बैठकर पूरे कंपनी को डील कर सकता है। कंप्यूटर के द्वारा पूरे फैक्ट्री को डील कर सकता है, पूरी व्यवस्था को डील कर सकता है। अब उसको अधिक स्टाफ लगाने की जरूरत नहीं होती है, अधिक वर्कर रखने की जरूरत नहीं होती है, एक मशीन पर एक ही वर्कर कार्य करता है। तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में बेरोजगारी का जन्म होता है, क्योंकि मशीनीकरण के द्वारा व्यक्तियों की या श्रमिकों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से समाज में बेरोजगारी जन्म लेती है, बेकारी जन्म लेती है। और जब बेकारी और बेरोजगारी होती है, जब बेरोजगारी जन्म लेती है तो भूखमरी की समस्या पैदा होती है, निर्धनता की समस्या पैदा होती है। इस तरह से महात्मा गांधी कहते हैं कि जो उद्योग धंधे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योग धंधों को समाप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके विकल्प में अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। वह योजना क्या होती है? यानी कि ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, लेकिन वह औद्योगिकरण का विरोध करते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधों का विरोध करते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं सभी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा स्थापित कर लेते हैं। मार्केट में केवल उन्हीं के वस्तुएं बेची जाती हैं, मार्केट में केवल उन्हीं की वस्तुएं बेची जाती हैं, और वह अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करते हैं। और जब बड़े बड़े उद्योग धंधे हो जाते हैं तो छोटे छोटे उद्योग धंधे समाप्त हो जाते हैं। तो जब छोटे छोटे उद्योग धंधे समाप्त हो जाते हैं, तब फिर समाज में आर्थिक विषमता का जन्म होता है। कुछ वर्ग बहुत अमीर हो जाता है, कुछ वर्ग बहुत गरीब हो जाता है। तो महात्मा गांधी इन सभी समस्याओं का समाधान कुटीर उद्योग में मानते हैं। वह कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योग धंधों को समाप्त कर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वह कहते हैं कि कुटीर उद्योग ऐसा हो कि हर व्यक्ति कर सके या हर समूह कर सके। और यह जो कुटीर उद्योग हैं, इनको राज्य के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और पंचायत स्तर पे यानी कि ग्राम स्तर पर भी विभिन्न उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल सके, बेकारी समाप्त हो सके, बेरोजगारी समाप्त हो सके, भूखमरी समाप्त हो सके और विपन्नता या निर्धनता समाप्त हो सके। जब ग्राम स्तर पर विभिन्न कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो गांव के जितने भी श्रमिक होंगे या जितने भी लोग होंगे, सभी लोग उस कुटीर उद्योग में शामिल होंगे। और जब कुटीर उद्योग में शामिल होंगे, उस छोटे छोटे उद्योग धंधों में शामिल होंगे, तो उद्योग धंधों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। और जब अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे तो जो उनके प्रोडक्ट होंगे, जो उसके प्रोडक्ट होंगे, उस प्रोडक्ट की बिक्री से उनको आय होगी, उस प्रोडक्ट की बिक्री से उनको आय होगी। और इस तरह से वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यानी कि ग्राम स्तर पर सभी ग्राम को आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि कुटीर उद्योग लगाकर सभी ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। इसी तरह से महात्मा गांधी कहते हैं कि हालांकि बड़े बड़े उद्योग धंधों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यह बड़े बड़े उद्योग धंधे अपना कार्य समाज हित में करें, लोक कल्याण में करें, सामाजिक उत्थान में करें। इनको अपना कार्य सामाजिक उत्थान में करना चाहिए, लोक कल्याण में करना चाहिए, लोगों की सहायता पहुंचानी चाहिए। तो महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योग धंधों का विरोध करते हैं और विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग धंधे स्थापित करने का सुझाव देते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी अपने आंदोलन काल के दौरान उन्होंने सूत उत्पादन को महत्वपूर्ण माना। महात्मा गांधी ने कहा कि जो सूत उत्पादन होता है, इससे हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होती है। व्यक्ति को पहनने के लिए वस्त्र भी मिल जाते हैं और सबकी आवश्यकता भी पूरी होती है और इनसे आय भी होती है, आवश्यकता भी पूरी होती है और इनसे आय भी होती है। तो महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चलाते हैं, तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी लोगों को चरखे वितरित भी करते हैं, सबको चरखा देते हैं कि चरखा के द्वारा कपास से सूत काता जाए और सूत से वस्त्र बनाया जाए। इसी तरह से महात्मा गांधी खादी उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वह कहते हैं कि खादी उद्योग भी लगाया जाना चाहिए। खादी उद्योग के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र हैं, वस्त्रों का उत्पादन होता है और खादी जो वस्त्र होता है वह टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, क्योंकि वह हस्त निर्मित होता है, इसलिए वह अधिक दिनों तक चल सकता है। तो इसी तरह से महात्मा गांधी सूत उत्पादन, खादी उद्योग, शहद उत्पादन को महत्व देते हैं और मत्स्य पालन को महत्व देते हैं, गौ पालन को महत्व देते हैं
और इसी तरह से विभिन्न छोटे छोटे जितने भी उद्योग धंधे हैं, सभी उद्योग धंधे स्थापित करके ग्राम को आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव प्रस्तुत करते हैं। तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जो कुटीर उद्योग का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में वर्णित है। अनुच्छेद 43 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना या मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से विभिन्न ग्रामवासियों को, विभिन्न युवाओं को, विभिन्न छोटे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उनको ऋण उपलब्ध किया जाता है, उनको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके और समाज और राज्य को भी आत्मनिर्भर बना सके, समाज और राज्य के निर्माण में भी वह योगदान कर सके। इस तरह से महात्मा गांधी कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योग धंधों का विरोध करते हैं, छोटे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह प्रन्यास का सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। ट्रस्टीशिप, जिसको हम कहते हैं ट्रस्टीशिप की अवधारणा, ट्रस्टीशिप। यह ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट जो सबकी सहमति से चलता है, यानी कि ऐसी संस्था जो सभी व्यक्तियों के सहमति से चलाया जाता है। जैसे कि कुछ एनजीओ ग्रुप होते हैं, कुछ स्वयंसेवी संगठन होते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व होता है, अध्यक्ष या महामंत्री का प्रभुत्व हो जाता है। उसमें अध्यक्ष जो चाहे वो कर सकता है, यानी कि जो उसका जो संस्थापक होता है, उस जो संस्था का संस्थापक होता है वह अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन जो ट्रस्ट होता है यह कई व्यक्तियों के सहमति से चलाई जाती है। जब तक कई व्यक्तियों की सहमति नहीं होगी तब तक किसी कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं या पूंजीपति व्यक्ति हैं, इनको मिल फैक्ट्रियों को एक न्यास की तरह से चलाना चाहिए। जिस तरह से न्यास में सारे कार्य होते हैं, सारे कार्य सहमति से किए जाते हैं और समाज हित के लिए कार्य किए जाते हैं, तो इसी तरह से मिल फैक्ट्रियों में जो धन एकत्रित हो, इसी तरह से मिल फैक्ट्रियों में उत्पादन के द्वारा जो धन आए, तो जो पूंजीपति हैं वह केवल आवश्यकता अनुसार ही धन का संग्रह करे। यदि उनके पास अधिक धन आता है, अधिक पूंजी आती है, तो इस पूंजी को वह लोक कल्याण में उपयोग करें या गरीबों की सेवा में उपयोग करें, लोक कल्याण में उपयोग करें या गरीबों की सेवा में उपयोग करें और इस उद्योग धंधों का संचालन राज्य के हित में करें। प्रन्यास, ट्रस्ट, या इसको हम न्यासिता भी कहते हैं। न्यासिता, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको अपने धन का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। यदि वह अधिक पूंजी का संचय कर लेते हैं, अधिक धन का संग्रह कर लेते हैं, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं, तो वह उनको पूंजी लेकर या उद्योग धंधे लेकर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका उपयोग वह समाज हित में ही करें। उनके पास अधिक पूंजी हो जाती है, अधिक धन हो जाता है, अधिक जमीन हो जाता है, तो वह उन सबका उपयोग समाज हित में करें। महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए न्यासिता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं कि इनका उपयोग समाज हित में होना चाहिए। वह क्या है? उनकी अपनी संपत्ति नहीं है, यह समाज की ही संपत्ति है। वह केवल एक मालिक हैं और उसकी देखरेख कर रहे हैं। मिल फैक्ट्रियों के वह मालिक हैं और केवल देखरेख कर रहे हैं, और यह जो संपत्ति है समाज की ही संपत्ति है, समाज हित में ही कार्य करना चाहिए। जैसे कि वह कहते हैं कि जमींदारों के पास जब अधिक खेत हो जाते हैं तो उन खेतों को किसानों को दे देना चाहिए, उनको अपने खेतों को किसानों को दे देना चाहिए, ताकि किसान भी फसल का उत्पादन करके अपनी रोजी रोटी का निर्वहन कर सके। तो इस तरह से महात्मा गांधी प्रन्यास का सिद्धांत देते हैं या न्यासिता का सिद्धांत देते हैं कि जो उद्योग धंधे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उनके जो मालिक हैं उनको एक न्यासी होना चाहिए और न्यासी की तरह से कार्यों का संपादन करना चाहिए। वर्ग सहयोग की भावना, जैसा कि हम देखते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा में वर्ग संघर्ष पर बल दिया जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? मार्क्स कहता है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। राज्य की उत्पत्ति किसके लिए हुई है? पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण करने के लिए हुई है। तो मार्क्सवादी विचारधारा में देखते हैं कि वर्ग संघर्ष पर बल दिया गया है।
मार्क्स कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यानी कि कोई भी युग हो, हर युग में दो वर्ग रहे हैं और दोनों वर्गों में संघर्ष होता रहा है, दोनों वर्गों में संघर्ष होता रहा है। चाहे वह स्वामी या दास का संबंध हो, चाहे सामंत या किसान का संबंध हो, चाहे पूंजीपति या श्रमिक का संबंध हो, हर समाज में हर युग में संघर्ष होते रहे। इसीलिए मार्क्स कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो महात्मा गांधी के ऊपर मार्क्स के विचारों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन महात्मा गांधी मार्क्स के विपरीत विचार देते हैं। जहां साम्यवादियों में राज को शोषण का यंत्र माना गया है या पूंजीपतियों को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि पूंजीपतियों को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, श्रमिकों को क्रांति करने की जरूरत नहीं है। यदि श्रमिकों को अपनी मांगे मनवानी हो तो उनको अहिंसात्मक प्रदर्शन करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए और सत्याग्रह के द्वारा ही मिल मालिकों से अपनी बातें मंगवाने पर मजबूर करना चाहिए, अपनी बातें मनवाने पर मजबूर करना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने स्वयं 1917 में मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल किया और मिल मालिकों को महात्मा गांधी के बातों से सहमत होना पड़ा, महात्मा गांधी की सिफारिशों को माननी पड़ी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि श्रमिकों को अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए। श्रमिकों के हित और पूंजीपतियों के हित अलग अलग नहीं है, दोनों के हित साथ साथ हैं। दोनों वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग है और पूंजीपति वर्ग है, इनके हित साथ साथ हैं। इनको एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। पूंजीपति जब तक श्रमिक का सहयोग नहीं करेगा तब तक वह अपनी पूंजी का उत्पादन नहीं कर पाएगा, और श्रमिक वर्ग जब तक पूंजीपतियों का सहयोग नहीं करेगा तब तक उसको रोजगार, तब तक उसको अपने धन का, तब तक उसको जीविका नहीं मिल पाएगी, या तब तक वह अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएगा, उसको रोजगार सुलभ नहीं हो पाएगा और उत्पादन भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच सहयोग होना चाहिए, वर्ग सहयोग पर महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि पूंजीपतियों को श्रमिकों के हित में कार्य करना चाहिए और जो मिल फैक्ट्रियां हैं उनका उत्पादन भी और उनका संरक्षण भी श्रमिकों के हित में ही करना चाहिए, श्रमिकों के हित में ही करना चाहिए। और पूंजीपति मिल फैक्ट्रियों को केवल अपना ही न समझें, बल्कि श्रमिकों को भी उसमें शेयर निर्धारित करें, श्रमिकों को भी साथ लेकर रहें। प्रशासन करने में या नीतियां बनाने में श्रमिक का भी सहयोग लें, श्रमिकों को भी विभिन्न संघों में, विभिन्न समूहों में शामिल करना चाहिए और कोई भी नीतियां बनाए तो श्रमिकों की सहमति से बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से महात्मा गांधी पूंजीपति और श्रमिकों के सहयोग पर बल देते हैं। अब आइए देखते हैं सामाजिक विचार। महात्मा गांधी के सामाजिक विचार क्या थे? जैसा कि तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त थीं और समाज का उद्धार मध्य युग में भी होता रहा है, आधुनिक युग में भी होता रहा है। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों, सामाजिक आडंबरों को समाप्त करने पर बल दिया और इनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न कानून भी बनाए गए, जैसे कि सती प्रथा का निषेध यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। परिणाम यह होता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सती प्रथा पर कानून बनाया जाता है और सती प्रथा को निरुद्ध कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसी तरह से राजा राम मोहन राय अनेक प्रकार के सामाजिक आंदोलन चलाते हैं और उसके पश्चात हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि विभिन्न जो महर्षि होते, इत्यादि विभिन्न जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के द्वारा समाज के विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे समाज की जो बुराइयां होती हैं वो दूर नहीं होती। महात्मा गांधी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बुराइयों के जड़ को जान चुके थे। वह यह समझ चुके थे कि हम कैसे सामाजिक विषमताओं को दूर कर सकते हैं, समाज में समरसता ला सकते हैं। और इसके लिए महात्मा गांधी ने विभिन्न विचार दिए, जैसे कि वर्ण व्यवस्था का वो समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है या विरोध किया है। तो महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है, वर्ण व्यवस्था आवश्यक है, और लेकिन वह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, 4 वर्ण हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था आवश्यक है, यह जन्मगत होना चाहिए, परंतु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हैं, शूद्र हैं, चारों वर्णों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। तो वह कहते हैं कि जो
विभिन्न प्रकार के जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, और महात्मा गांधी कहते हैं कि जिसका जो वर्ण है वह अपने वर्ण के अनुसार ही व्यवसाय करे, वर्ण के अनुसार ही व्यवसाय करे। महात्मा गांधी का यह कहना था, विभिन्न वर्णों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ दिया है, जिससे कि समाज में विषमता उत्पन्न हो गई है। जिसका जो व्यवसाय है, जो पारंपरिक व्यवसाय है, वह अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही सुनिश्चित करे, पारंपरिक व्यवसाय को सुनिश्चित करता रहे। यदि किसी वर्ण में वह अपनी परंपरा को छोड़कर कोई व्यवसाय करता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक इत्यादि बनता है, तो वह अपने व्यवसाय का उपयोग समाज हित में करे, व्यवसाय का उपयोग समाज हित में करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं। महात्मा गांधी छुआछूत का विरोध करते हैं, और इस छुआछूत का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द लिया। जो अछूत वर्ग थे उनके लिए हरिजन शब्द का निर्माण किया। और महात्मा गांधी छुआछूत में विश्वास नहीं रखते हैं। वह कहते हैं कि सभी लोग मानव हैं, सभी लोग मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य के नाते सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो समाज में विषमताएं हैं, जो जातिगत विषमताएं हैं या छुआछूत जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? वह कहते हैं कि जो उच्च वर्ण के लोग हैं वह निम्न वर्णों की लड़कियों से शादी करें। जो उच्च वर्ण के लोग हैं वह निम्न वर्ण के लोगों की लड़कियों से शादी करें। यानी कि उच्च वर्ण का वैवाहिक संबंध किसमें स्थापित हो? निम्न वर्ण में स्थापित हो। इससे समाज की जो बुराइयां हैं, छुआछूत जैसी समस्याएं हैं या अनेक विभेदगत जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई में विश्वास करते हैं। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम वगैरह विभिन्न जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के बीच किसी प्रकार का मतभेद पैदा हो, किसी प्रकार का संघर्ष पैदा हो। वैसे तत्कालीन समाज में मूलतः जो संघर्ष होता है वह हिंदू और मुस्लिम के बीच ही होता है। जहां कुछ मुस्लिम नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान पृथक हैं, मुस्लिम जातियां पृथक हैं, मुस्लिम जातियों के लिए एक अलग देश स्थापित होना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। जहां भी हिंदू मुस्लिम में संघर्ष होता था वहां महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं और वह हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश देने लगते हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम की एकता पर विश्वास करते हैं। वह कहते हैं कि धर्म सबका अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। उद्देश्य सबका एक है। हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन साधन सबके अलग अलग हैं। साधन सबके अलग अलग हैं। सभी लोग अपने धर्म का अनुसरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो उद्देश्य सबके एक हैं, केवल सबके धर्म अलग हैं, संस्कार अलग हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में या धार्मिक मामलों में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह से महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता का समर्थन करते हैं। वह स्त्री सुधार पर बल देते हैं। स्त्री सुधार पर बल देते हैं क्योंकि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा काफी दीनहीन थी। स्त्रियों को चौखट के अंदर ही सीमित कर दिया गया था। विभिन्न स्वतंत्रताएं स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। स्त्रियां आत्मनिर्भर नहीं थी। लेकिन महात्मा गांधी स्त्रियों की स्वतंत्रता का वकालत करते हैं, स्त्रियों की शिक्षा का वकालत करते हैं। वह कहते हैं कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, स्त्रियों को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता मिलना चाहिए। क्योंकि यदि सहनशीलता के मामले में, उदारता के मामले में, प्रेम के मामले में, वात्सल्य के मामले में, त्याग के मामले में अगर बात की जाए तो सबसे अधिक ये सारे गुण स्त्रियों में मिलते हैं। सबसे अधिक ये सारे गुण कहां मिलते हैं? स्त्रियों में मिलते हैं। इसलिए स्त्रियों को भी समान समझा जाना चाहिए, स्त्रियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, स्त्रियों को भी अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलना चाहिए। परंतु महात्मा गांधी स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि स्त्रियों को सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उनका कार्य घर के अंदर तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसे कि बच्चों का पालन पोषण करना, अन्य लोगों की, घर के सदस्यों की देखभाल करना, ये सब स्त्रियों के कार्य होना चाहिए। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि स्त्रियां आत्मनिर्भर बने, लेकिन वह स्त्रियों की दशा सुधारने पर बल देते हैं, स्त्रियों की समानता पर बल देते हैं, अधिकार पर बल देते हैं, स्वतंत्रता पर बल देते हैं। बुनियादी शिक्षा, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा की नींव रखते हैं, बेसिक एजुकेशन की नींव रखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें केवल
हम महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवसायगत होना चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिससे कि हम रोजी रोजगार प्राप्त कर सकें, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत दस्तकारी को महत्व देते हैं, हस्त निर्मित कला को महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ व्यक्तियों को व्यवसाय परक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वह बड़े होकर अपना व्यवसाय कर सकें और व्यवसाय के द्वारा धनार्जन कर सकें। महात्मा गांधी केवल शिक्षा पर ही बल नहीं देते हैं, बल्कि चारित्रिक निर्माण पर बल देते हैं। वह कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा बच्चों के चरित्र का निर्माण किया जाता है, उनके बुद्धि का निर्माण किया जाता है, शरीर का निर्माण किया जाता है, आत्मा का निर्माण किया जाता है। महात्मा गांधी आत्मिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। वह कहते हैं इन चारों प्रकार की शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए और राज्य के द्वारा इसमें अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के धार्मिक विचार। गांधी जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनकी माता भी धार्मिक थी और गांधी जी के ऊपर उनके परिवार का काफी प्रभाव पड़ा था। परिवार चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति का था, उनकी माता जी हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थी और इन्हीं का प्रभाव, उनकी माता का प्रभाव महात्मा गांधी जी के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन वगैरह विभिन्न जो आध्यात्मिक गुरु थे, उन आध्यात्मिक गुरुओं का भी प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है। महात्मा गांधी धर्म को आवश्यक अंग मानते थे, धर्म को जीवन का आवश्यक अंग मानते थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है, धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है। वह धर्म को मनुष्यों का आवश्यक अंग मानते थे। और महात्मा गांधी के अनुसार जो धर्म है, महात्मा गांधी धर्म को दूसरे रूप में व्याख्या करते हैं। महात्मा गांधी धर्म को दूसरे रूप में व्याख्यायित करते हैं। केवल पूजा पाठ करना या देवताओं का उपासना करना ही धर्म नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य क्या है? मानव सेवा होना चाहिए, मानव सेवा होना चाहिए, यानी कि मानव सेवा ही परम धर्म है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्यों की सेवा करना ही परम धर्म है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है, मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं उस समय धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक कि अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में न लगा दूं, यानी कि मानवता की सेवा में ही जब वह अपना जीवन लगा देंगे तभी वह धार्मिक हो सकते हैं, तभी वह धार्मिक हो पाएंगे, तभी वह धार्मिक हो सकते हैं, तभी वह धार्मिक हो पाएंगे। तो महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, धर्म को आवश्यक मानते हैं, यहां तक कि वह राजनीति में भी धर्म को आवश्यक मानते हैं, वह राजनीति में भी धर्म को आवश्यक मानते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म क्या है? महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म क्या है? एक जीवन पद्धति है, एक संस्कार है, एक विचार है, जीवन की पद्धति है। लोगों का कल्याण करना ही धर्म है, लोगों की सेवा करना ही धर्म है, राष्ट्र की सेवा ही धर्म है, दया करना, सहिष्णुता, सत्य बोलना, अहिंसा, ये सब धर्म है। इसीलिए महात्मा गांधी राजनीति में धर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसा कि अपने आंदोलन के दौरान उन्होंने सत्य का प्रयोग किया और अहिंसा का प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर महात्मा गांधी विभिन्न आंदोलन चलाते हैं और उस आंदोलन में उनको सफलता भी मिलती है। तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। महात्मा गांधी राजनीति में मैकियावेलीवाद का विरोध करते हैं। मैकियावेलीवाद, जैसा कि आपने मैकियावेली पढ़ा है, मैकियावेली क्या करता है? मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग किया है। धर्म, नैतिकता और राजनीति तीनों को अलग कर दिया है, यानी कि राजनीति में न तो धर्म है न तो नैतिकता है, राजनीति में न तो धर्म है न तो नैतिकता है। मैकियावेली कहता है कि हमें साधनों की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव प्रशंसनीय समझे जाएंगे। यानी कि हमें अपने कोई लक्ष्य पाना हो तो हम किसी भी लक्ष्य को, किसी भी साधन को लेकर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमें परीक्षा में अगर अच्छे अंक पाना हो तो हम नकल करके भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बाद में सभी लोग भूल जाते हैं कि लोग कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का विचार मैकियावेली से बिल्कुल अलग है। महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, हमें साधनों की चिंता करना चाहिए, साध्यों की नहीं, हमें साधनों की चिंता करना चाहिए। हमारे साधन अच्छे होने चाहिए, हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, हमारे साधन अच्छे होने चाहिए, हमारे साधन पवित्र होने चाहिए और किसी प्रकार की कुटिल नीति अपनाकर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी अपने व्यवहारों में, अपने विचारों में, अपने कर्तव्यों में, अपने संस्कारों में धर्म को महत्वपूर्ण महत्व देते हैं।
महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति हूं। यदि कोई यह कहता है कि वह धार्मिक नहीं है, वह राजनीतिज्ञ है, तो वह छुपे रूप में धार्मिक है, छुपे रूप में धार्मिक है। क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं कि राजनीति को धर्म से अलग ही नहीं किया जा सकता है, या धर्म को राजनीति से हम अलग कर नहीं सकते हैं। राजनीति के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना राजनीति नहीं। तो इस तरह से महात्मा गांधी राजनीति का आध्यात्मिकरण करते हैं, आध्यात्मिकरण करते हैं, आध्यात्मिकरण करते हैं। यानी कि राजनीति के अंतर्गत वह धर्म को महत्व देते हैं, धर्म को समाहित करते हैं, धर्म को प्रविष्ट करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि राजनीति हमें शव के पास में इस तरह से जकड़े हुए है, शव के पास में इस तरह से लपेटे हुए है कि उससे निकलना मुश्किल है, उस राजनीति से निकलना मुश्किल है। मैं राजनीति में धर्म को पृष्ठ कराकर ही रहूंगा, इस सर्व के पास से मुक्त कराकर ही रहूंगा। और महात्मा गांधी कहते हैं कि जो यह कहते हैं कि धर्म से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, या राजनीति में धर्म का स्थान नहीं है, महात्मा गांधी कहते हैं कि उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है। जिसको धर्म के बारे में पता नहीं होगा वह राजनीति क्या कर पाएगा। धर्म के बारे में पता नहीं होगा वह राजनीति क्या कर पाएगा। महात्मा गांधी इस कथन को महत्व देते हैं कि मानव सेवा परमो धर्म, या मानव सेवा को परम धर्म मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम राजनीति को तभी अच्छा कर सकते हैं जब उसमें धर्म को प्रविष्ट करें। यह धर्म क्या है? उदारता, सहिष्णुता, न्याय, सत्य बोलना, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, लोक कल्याण, ये सब धर्मगत बातें हैं। महात्मा गांधी कहते हैं ये सब धर्मगत बातें हैं। यदि हम इन सबको भुला दें, इन सबको एक हाशिए पे रख दें, फिर राजनीति हम किस प्रकार से करेंगे। तो महात्मा गांधी राजनीति में धर्म को प्रविष्ट कराना चाहते हैं। वह कहते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति राजनीति अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति अधिक नैतिक होता है, इसलिए राजनीति में वो सभी पहलुओं को नैतिक दृष्टि से देखेगा। जबकि जो पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ होते हैं वो धार्मिक नहीं होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, जो पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी राजनीति के अंतर्गत धर्म को प्रमुख स्थान देते हैं। उनका कहना है कि राजनीति के बिना धर्म नहीं, धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती। महात्मा गांधी स्वयं एक धार्मिक थे, लेकिन साथ ही साथ वह राजनीतिज्ञ व्यक्ति भी थे, और राजनीति में वह नैतिकता का पालन करना चाहते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि धर्म और नैतिकता के बिना राजनीति नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से महात्मा गांधी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू की तरफ ले चलूंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।